सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब का वो भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिस भाषण को सुनकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब लंदन पहुंचते हैं 1930 में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना स्पीच देते हैं, अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष दलितों की स्थिति को हुबहू वहाँ पर बखान करते हैं मेरे साथियों। और ये वक्तव्य जो बाबा साहब भाषण देते हैं अल्पसंख्यक समिति के समक्ष, इसी भाषण को सुनकर भारत की मीडिया, भारत के कांग्रेसी लोग और साथ ही साथ अन्य कई जो यूं कहें कि रूढ़िवादी समाज के लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि भारत देश में छुआछूत समाप्त हो, जो नहीं चाहते थे कि भारत देश में जातिवाद समाप्त हो, जो नहीं चाहते थे कि दलितों यूं कहें कि अस्पृश्यों और अछूतों को अधिकार मिले, ऐसे लोगों ने बाबा साहब को देशद्रोही करार दे दिया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के आज के इस भाषण को आप ध्यान से सुनिए, धैर्य से सुनिए, अंत तक सुनिए और कोई भी ऐसा शब्द उसमें ऐसा दिखाइए जिसकी वजह से इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और बाबा साहब को देशद्रोही करार दे देते हैं। आखिर कौन सा बाबा साहब ने किसी अन्य देश की डिमांड कर दी थी? मेरे साथियों, ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको स्पीच शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए ताकि आप भी स्वयं विश्लेषण कर सकें कि आखिर गलत ऐसा बाबा साहब ने क्या गलत बोल दिया जिससे इन लोगों ने, यानी कि भारत की मीडिया के लोगों ने और जो अभी हमने आपको बताया रूढ़िवादी समाज ने बाबा साहब को देशद्रोही करार दिया। समाज साथियों, निश्चित तौर पर आज अंबेडकर अनुयायी होने के नाते आपको अंबेडकर संदेश बड़ी गंभीरता के साथ सुनना चाहिए और सुनने के बाद यदि आपको लगे कि ये गलतफहमी समाज के अंदर से दूर होना चाहिए कि बाबा साहब ने किसी दूसरे देश की डिमांड की थी अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए, तो मेरे साथियों वो गलतफहमी भी दूर करने के लिए आज के इस वीडियो को बाबा साहब का जो हुबहू स्पीच हम आपके समक्ष रख रहे हैं, आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हर दिन सुबह 5 बजे जहां पर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। तो अब बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अंबेडकर संदेश भाषा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाग में खंड 5 डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में क्या कुछ बोलते हैं, आइए अब हम आपके समझ रखते हैं। सम्मानित साथियों, 31 दिसंबर 1930 को दूसरी बैठक होती है अल्पसंख्यक कमेटी की। कई कमेटियों का गठन किया गया गोलमेज सम्मेलन में। विषयवार अल्पसंख्यक कमेटी, अल्पसंख्यकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, तो इसको लेकर अल्पसंख्यक कमेटी का गठन किया गया और इस अल्पसंख्यक कमेटी में सदस्य होने के नाते बाबा साहब अपना एक स्पीच देते हैं और क्या स्पीच देते हैं हम सीधे हुबहू आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि दूसरी बात, दलितों को एक डर और है, नए विधान मंडल में दलितों को चाहे जितना प्रतिनिधित्व दिया जाए, कुल मिलाकर उनका स्वरूप एक छोटे वर्ग का ही रहेगा। विधान मंडल में प्रभुत्व बहुसंख्यक रूढ़िवादियों का ही होगा। दलितों के प्रति इस वर्ग का जो व्यवहार है, यानी कि रूढ़िवादियों का, बहुसंख्यक रूढ़िवादियों का, उसे देखते हुए दलितों के मन में यह भय है कि उनके हितों की अनदेखी की जाएगी या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो दलितों के हितों के प्रतिकूल हों। इन सारी बातों के मद्देनजर दलितों के हितों की सुरक्षा के मैं कुछ उपाय सुझा रहा हूँ। तब बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो प्रस्तावित संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाए जो सार्वजनिक जीवन में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को पूरी तरह अवैध घोषित करे। भावी संविधान के बारे में किसी सहमति पर पहुंचने से पहले हमें इस घृणित सामाजिक कुरीति से पूर्णतः मुक्ति का रास्ता ढूंढना ही होगा। यह मौलिक अधिकार इस तरह की अन्य कुरीतियों को भी दूर करे जो मानव के बीच भेदभाव और पक्षपात बरतती है। अभी मैंने सामाजिक बहिष्कार का उल्लेख किया था, इसके विरुद्ध भी कानून बनना चाहिए। इस बारे में मैंने ज्ञापन में कुछ प्रस्ताव रखे हैं। ये बर्मा में आजकल लागू एक अधिनियम से लिए गए हैं। इस समय इन प्रस्तावों पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि दमन और उत्पीड़न रोकने की जो जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों को सौंपी गई है,
उसे और प्रभावी बनाया जाए। फिलहाल भारत सरकार अधिनियम की धाराएं 110 111 में अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपती है बहुत स्पष्ट नहीं है, और अंत में हम चाहते हैं कि दलितों को किसी भी तरह के पक्षपात या उनके हितों की अनदेखी के खिलाफ केंद्र सरकार से अपील करने और वहां से असफल होने पर भारत मंत्री के सम्मुख अपील करने का अधिकार मिले। दलितों के उत्थान के लिए भारत सरकार में एक विशेष विभाग बनाया जाए, इस बात को बाबा साहब कहते हैं। यानी कि वर्तमान में चूंकि भारतीय संविधान के रचनाकार बाबा साहब स्वयं हैं, और इसलिए समाज कल्याण विभाग की यहाँ पर और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का यहाँ पर अलग विभाग बनाया गया, जो समाज, खासकर दलित समाज, अस्पृश्य समाज का विशेष ख्याल रखे। इस तरह मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया है कि दलितों की समस्याएं क्या हैं और वे इनके समाधान के लिए क्या सुरक्षा चाहते हैं। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है विधानमंडल में दलितों के उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार। मैं 2-4 शब्द इस बारे में कहना चाहता हूं। आखिर दलितों के उचित प्रतिनिधित्व यानी कि आरक्षण की बात, अधिकार के संबंध में बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि एक बात जिस पर हम सभी सहमत हैं वह यह है कि प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए हो, नामांकन से नहीं। दलितों के मामले में नामांकन से प्रतिनिधित्व का नतीजा बहुत ही खराब रहा है। इसका इस सीमा तक दुरुपयोग हुआ है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नामांकन पद्धति से दलितों को कभी भी उचित और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। अब इस पद्धति को दलित वर्ग कदापि स्वीकार नहीं करेगा। जहां तक संयुक्त या पृथक निर्वाचक मंडल का सवाल है, हमारा मानना है कि यदि समान वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया जाता है तो दलित वर्ग के लोग कुछ समय के बाद उन्हें थोड़ा समय अपना संगठन बनाने के लिए चाहिए, संयुक्त निर्वाचक मंडल और सुरक्षित सीटों की बात मान लेंगे। लेकिन यदि वयस्क मताधिकार नहीं अपनाया जाता तो हम अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे। बस आगे कहते हैं कि जहां तक सीटों की संख्या का सवाल है, इस बारे में कोई निश्चित संख्या अभी तय तक करना हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस मामले में हम किसी तरह का पक्षपात सहन नहीं करेंगे। हम व्यवहार में समानता चाहते हैं। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर है कि शेष अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। इस बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली तो यह कि हमें हिंदुओं से पूर्णतः अलग करके देखा जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे साथियों, इसको हल्के में मत लेना। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से गोलमेज सम्मेलन में कहते हैं कि हमें हिंदुओं से पूर्णतः अलग करके देखा जाए। हमें तो महज राजनीतिक कारणों से हिंदू कहा जाता है। हिंदुओं ने हमें कभी भी सामाजिक तौर से अपना भाई नहीं माना। सामान्य साथियों, ये बात गोलमेज सम्मेलन की है। वर्तमान परिदृश्य में जब चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू कहकर आपको एक पक्ष में कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है वैसे ही आप दलित बन जाते हैं, अछूत बन जाते हैं, छुआछूत होती है आपके साथ, जातिवाद, शोषण, अत्याचार होता है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे किस तरह से दलित अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं। ये आखिर किस बात का नतीजा है मेरे साथियों? और वो स्पष्ट अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं। हरियाणा के एक अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, वो सुसाइड नोट में लिखते हैं कि किन अधिकारियों ने उनके साथ जातिवादी शोषण किया है, जातिवाद के आधार पर शोषण किया है, स्पष्ट आरोप लगाया गया है। हालांकि ये सब जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ निकलता है वो जरूर यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कार्य है। सामान्य साथियों, बाबा साहब आगे लिखते हैं, कहते हैं, इस स्पीच में कहते हैं कि हम व्यवहार में समानता चाहते हैं, और इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि हिंदुओं ने हमें कभी भी सामाजिक तौर से अपना भाई नहीं माना। हमारी संख्या और हमारे वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर उन्होंने सारे राजनीतिक लाभ अपनी झोली में डाल लिए और बदले में हमें कुछ नहीं दिया। बदले में हमें मिला शोषण और उत्पीड़न। हिंदुओं ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है वैसा तो उन्होंने उन शेष समुदायों के साथ भी नहीं किया जिन्हें हिंदू नहीं मानते। यानी कि जिन्हें हिंदू नहीं मानते उनके साथ इतना खराब व्यवहार नहीं हुआ जितना हिंदुओं के साथ हुआ। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि दलितों यानी कि अस्पृश्यों को, अछूतों को हिंदुओं से अलग देखा जाए और अलग अस्तित्व के आधार पर ही उनको अधिकार प्रदान किए जाएं। तब बाबा साहब कहते हैं, तीसरी बात,
अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को लेकर है। अधिक प्रतिनिधित्व पद्धति का बहुत दुरुपयोग किया गया है। मैं अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूं, मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूं कि किसी भी दशा में अल्पसंख्यकों को ये लाभ उनकी आबादी के अनुपात में ही मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए एक अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी बहुत ही कम है। अब अगर आबादी के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो ये इतना कम होगा कि इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा। अतः यदि आप सही मायने में अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं तो कुछ मामलों में इस सिद्धांत को लचीला बनाना होगा। हाँ, इसके लिए दिए जाने के मामले में कोई स्पष्ट और एक समान सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। आखिर हम अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात इसीलिए तो करते हैं कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अन्यों की तुलना में संख्या, बल अथवा सामाजिक हैसियत या शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अन्य समुदायों का मुकाबला कर सके। सदस्य कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तब बाबा साहब कहते हैं, किंतु आप किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत का लाभ उसकी राजनीतिक हैसियत या ब्रिटिश सरकार के प्रति उसकी वफादारी या उसकी सेवाओं के आधार पर दें, ये मेरी समझ में नहीं आ सकता। हमने ऐसा किया तो फिर हम ऐसी मुश्किल में फंस जाएंगे जिससे निकलना कठिन हो जाएगा। अब केंद्रीय विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मामला लें, यहाँ भी वही बात है। अगर केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है तो दलित वर्ग विधानमंडल में अलग प्रतिनिधित्व की मांग करेगा और सीटों की संख्या इस आधार पर तय होगी कि दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। लेकिन अगर अपने वयस्क मताधिकार के स्थान पर अन्य कोई तरीका अपनाया गया, जैसे संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार, जिससे कि दलितों के पूरी तरह छूट जाने की आशंका है, तो दलित वर्ग मजबूर होकर केंद्रीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधित्व के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की मांग करेगा। यह चुनाव निर्वाचक मंडलों के माध्यम से होगा, जिसमें प्रांतीय विधानमंडल, नगर पालिका और जिले के स्थानीय परिषदों के दलित वर्ग के सदस्य होंगे। कुल मिलाकर दलित वर्ग के बारे में मैंने अपनी बात कह दी है। दरअसल अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मामला ही सारे मामले का निचोड़ है। अगर बहुसंख्यक चाहते हैं कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग उनका साथ देकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर सके, तो उन्हें अल्पसंख्यकों के मन से हर तरह की आशंका को दूर करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ बता दूं कि हम में से अधिकतर लोग फिर डोमिनियन स्टेट्स के पक्ष में चले जाएंगे। इस बात को बाबा साहब एक चैलेंज, एक चुनौती, एक चेतावनी देकर अपनी बात को समाप्त करते मेरे साथियों। कहते हैं कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम डोमिनियन स्टेट्स की तरफ चले जाएंगे और वो बहुत घातक कदम होगा। तो सम्मानित साथियों, इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर अपने स्पीच जो बाबा साहब ने 31 दिसंबर 1930 को दिया है, अपने स्पीच को यहाँ समाप्त किया। आखिर बताइए, आप बताइए, आपने पूरा स्पीच धैर्य के साथ सुना है। इसके पीछे का भाग अगर आप सुनना चाहते हैं, इस कंप्लीट स्पीच को सुनना चाहते हैं, तो जस्ट पिछले अंबेडकर संदेश नंबर 901 और 902, ये 2 अंबेडकर संदेश इससे पहले के आप जरूर सुन लीजिए, तो पूरा भाषण बाबा साहब का 31 दिसंबर 1930 का आ जाएगा। ऐसे में बाबा साहब जब पूरा भाषण, क्योंकि पिछले 3 अंबेडकर संदेश से हम लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने स्पीच में ऐसी कोई बात नहीं की जिससे बाबा साहब को देशद्रोही करार दिया जाए। सम्मानित साथियों, ये मानसिकता, ये गंदी मानसिकता थी भारत के मीडिया की, उस समय तत्कालीन मीडिया की, जिसने बाबा साहब को गलत तरीके से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, समाज के सामने गुमराह किया, समाज को गुमराह किया, समाज को गलत फहमी में डालने का कार्य किया और बाबा साहब को बदनाम किया। मेरे साथियों, ऐसी मीडिया की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ पर न समाज तोड़ने की बात की है, बल्कि समाज को जोड़ने की बात की है, समाज को मजबूत करने की बात की है। समाज मजबूत कब होता है? मान लीजिए समाज 4 पिलर पे टिका हुआ है, अगर एक पिलर कमजोर होगा तो समाज को कमजोर ही तो माना जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, यहाँ दलितों, अस्पृश्यों, अछूतों की जो स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उनके उत्थान के लिए
उनके तीव्र गति से उत्थान के लिए बाबा साहब ने कुछ प्रावधानों की यहाँ डिमांड की है, जिनका जिक्र हमने अम्बेडकर संदेश में किया है। और यदि ये कमजोर स्तंभ भी मजबूत हो जाता है तो इसका मतलब संपूर्ण भारतवर्ष का समाज मजबूत हो जाएगा। इस तरह से यूं कह सकते हैं कि भारत देश के हित की बात बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में की थी, लेकिन बावजूद इसके बाबा साहब को देशद्रोही करार देने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है और ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले सम्मानित साथियों, हमेशा की भांति एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आपको बताना है किस मौलिक अधिकार की मांग बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में की थी। आज के अम्बेडकर संदेश में हमने जिक्र किया है और बहुत सचेत बाबा साहब हैं, और जब मौलिक अधिकार मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर वो जो अस्पृश्यों और दलितों पर यहाँ पर अन्याय अत्याचार होता है वो रुक जाएगा। आपको बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार की डिमांड बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में कर दी थी। आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब का बेसब्री से इंतजार हम करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक वॉच किया, इसके लिए आपको तहे दिल से साधुवाद। यदि आप शेयर करते हैं तो आपको विशेष धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।